कैसे हैं दोस्तों? आपने चीन की सबसे ताकतवर बॉडी कांग्रेस ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी की मीटिंग से वायरल होने वाली ये वीडियो जरूर देखी होगी। इसमें सदर शी जिनपिंग के साथ बैठे साबिक चीनी सदर और जनरल सेक्रेटरी मिस्टर हो जिनताओ को जबरदस्ती उनकी कुर्सी से उठाकर बाहर भेजा जा रहा है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि वो तो सीट नहीं छोड़ना चाह रहे, लेकिन उन्हें जबरदस्ती ले जाया जा रहा है। याद रहे साथियों कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी में साबिक जनरल सेक्रेटरीज और लीडर्स बहुत अहम होते हैं, क्योंकि वही नए सेक्रेटरी जनरल मतलब पार्टी और मुल्क के सरबराह के इंतखाब में अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। तारीखी और रवायती तौर पर इनका पार्टी पर असर और रसूख बहुत ज़्यादा होता है। ये पस मंज़र जहन में रख कर आप ज़रा पार्टी कांग्रेस के आखिरी दिन की कहानी सुने भी और देखें भी। 22 अक्टूबर 2022 6 दिन जारी रहने वाली पार्टी कांग्रेस का आखिरी दिन था। 2300 सीनियर मेंबर्स वोट कास्ट कर चुके थे और अपनी राय दे चुके थे कि अगले 5 साल के लिए कौन से मेंबर्स पार्टी और मुल्क चीन की क़यादत करेंगे। इसके बाद सब वापस आकर अपनी अपनी सीट्स पर बैठ भी चुके थे। हर कुर्सी के सामने मेज पर एक सुर्ख रंग की डायरी पड़ी थी। इसमें कुछ लिखा हुआ था, पता नहीं क्या था, लेकिन एक क्लोजअप तस्वीर जो बाद में इसमें देखी गई इस वीडियो में, उसके मुताबिक सदर शी जिनपिंग की टॉप कमेटी के मेंबर्स के पॉलिट ब्यूरो के गालबन इसमें नाम थे। अब जैसे ये सुर्ख डायरी सबके सामने मेज पर धरी थी, वैसे ही हो जनताओं के सामने भी थी। मगर हुआ ये कि जैसे ही साबिक सेक्रेटरी हो जिनताओ ने इस सुर्ख डायरी को पकड़कर पढ़ना चाहा कि कौन कौन शी जिनपिंग की पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी यानी मुल्क चलाने वाली कोर टीम में शामिल हैं, तो उनके साथ बैठे टॉप 3 ऑफिशियल नंबर 3 टॉप ऑफिशियल जो थे ली जुआनशू ने उनके सामने से डायरी हटाकर अपनी तरफ खिसका ली। ये हरकत चीन की अहम तरीन कांग्रेस में अहम तरीन लीडर की तौहीन करने वाली बात थी। अब अगर आप वीडियो देखें तो नज़र आ रहा है कि हो जिनताओ कोशिश कर रहे हैं कि वो ली जुआनशू से डायरी वापस ले सकें, लेकिन उन्हें डायरी वापस नहीं दी जा रही। बल्कि मिस्टर ली साबिक सदर हो जिनताओ के कान में कुछ बताने लगते हैं और इस दौरान वो हो जिनताओ के रेड पेपर्स पर हाथ भी रखे हुए हैं कि कहीं ताओ जी इन पेपर्स को पकड़कर पढ़ ही न लें। इतने में होता यह है कि हो जिनताओ के दाएं हाथ बैठे सदर शी जिनपिंग एक नौजवान सिक्योरिटी एहलकार को बुलाते हैं। अगले सीन में चीनी सदर अपने सामने मौजूद पेपर्स पर हाथ मारते हुए उस नौजवान गार्ड को कुछ समझा रहे हैं, जैसे उन्हीं कागजात के बारे में कुछ बता रहे हैं। इस दौरान भी हो जिनताओ बार बार शी जिनपिंग के सामने पड़े हुए सुर्ख डायरी वाले कागजों को बेकरारी से देख रहे हैं। यूँ लगता है जैसे ये उनके लिए कोई बहुत ही अहम चीज़ है, इतनी अहम कि वो इसे हर सूरत एक बार देख लेना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा किसी वजह से नहीं करने दिया जा रहा। इसके बाद वही नौजवान जिसे शी जिनपिंग ने बुलाया था, वो इन 80 साला हो जिनताओ को उठाने की अब कोशिश करना शुरू कर देता है। कभी एक हाथ उनकी एक बगल में डालकर कुर्सी से उठाना चाहता है, कभी दोनों हाथों से यही कोशिश करता है, लेकिन बूढ़े हो जिनताओ उठने पर तैयार नहीं हो रहे। जब उन्हें उठाने की कोशिश हो रही थी और वो उठ नहीं रहे थे, उस वक्त भी बेताब हो जिनताओ ने शी जिनपिंग के सामने पड़ी हुई रेड डायरी को खोलना चाहा। शी जिनपिंग ने फौरन उस पर हाथ रखकर डायरी को अपनी तरफ खींच लिया। चंद लम्हों में सिक्योरिटी पर्सन साबिक सेक्रेटरी जनरल को उठाने में कामयाब हो ही जाता है और इस दौरान एक और गार्ड भी उसकी मदद के लिए पहुंच जाता है, जिसके बाद दोनों गार्ड्स 80 साला बूढ़े कम्युनिस्ट लीडर के साथ थोड़ी बहुत ज़बरदस्ती करके उन्हें बाहर ले जाने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन हो जिनताओ आखिरी बार पलटकर बैठने की एक और कोशिश करते हैं, मगर जाहिर है बूढ़ी हड्डियां इतना साथ कहां दे सकती थीं कि दो नौजवानों का मुकाबला कर सकें। हो जिनताओ अपने कमज़ोर जिस्म के साथ जितनी मुज़ाहमत कर सकते हैं वो करते हैं। जिस नौजवान ने उन्हें उठाया है वो उन्हें मुसलसल बाहर का रास्ता भी दिखा रहा है और धकेल रहा है, लेकिन हो जिनताओ चौथी बार 4th टाइम फिर गार्ड के हाथ में मौजूद सुर्ख डायरी को पकड़ने की कोशिश करते हैं। डेस्परेटली वो इसमें लिखे हुए नामों को या किसी भी चीज़ को देखना चाह रहे हैं, लेकिन गार्ड चौकस है। वो फौरन कागजात उनसे दूर कर देता है और बाहर जाने के लिए फिर इशारा करता है। दूसरा गार्ड भी हो जिनताओ को बाहर ले जाने के लिए जो कोशिश कर रहा था उसको तेज़ कर देता है। 2 से 3 मिनट की इस मुशक्क़त और मैन हैंडलिंग के बाद साबिक सदर हो जिनताओ आखिर बेबसी से चल पड़ते हैं। लेकिन मायूसी के इंतहाई आलम में साथ बैठे शी जिनपिंग, जिन्हें 10 साल पहले इन्हीं के वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर रिटायर्ड होने की वजह से इक़्तिदार मिला था, ये सीट मिली थी, कंधे पर उनके
हो जिनताओ हाथ रखते हैं, उनका कंधा छूते हैं। शी जिनपिंग सर हिलाकर उन्हें कुछ कहते हैं जो पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है वो हो जिनताओ की मदद के लिए नहीं है। शी जिनपिंग उन्हें रोकने या खड़े होकर इज्जत देने की कोशिश नहीं करते, बल्कि बस उनके जाने के लिए, ऐसा लगता है उन्हें जाने के लिए ही कह रहे हैं। शी जिनपिंग के साथ वाली अगली सीट पर बैठे फर्द जिसके कंधे को हो जिनताओ ने छुआ, ये चीनी प्रीमियर यानी वजीर आजम ली कोचांग हैं। ये वो सियासी लीडर हैं जिनके कैरियर की अहम तरीन मंजिलें हो जिनताओ की मदद से तय हुई थीं, लेकिन वो अपने सियासी मेंटोर को मुड़कर देखना भी गवारा नहीं करते। हो जिनताओ सारी कांग्रेस के सामने 19 सीनियर मोस्ट कम्युनिस्ट लीडर की टेबल से होते हुए बाहर ले जाए जाते हैं, लेकिन कोई भी रहनुमा उनकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। ये सब यूं बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। 10 साल अपने मुल्क का ताकतवर तरीन इंसान रहने के बाद इस सूरत हाल का शायद उन्होंने कभी सोचा भी ना हो। सच कहते हैं दोस्तों, ताकत की जंग में इखलाक नाम का कोई हथियार नहीं होता। जब ये वाकया हुआ था और कुछ ही वीडियोस उस वक्त सामने आई थी, इस वीडियो का थोड़ा सा पार्ट, तो हमें भी पूरी बात समझ नहीं आई थी। हम भी यही समझे थे कि शायद उनकी तबीयत ख़राब हो गई हो और ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत उन्हें दूसरों से अलग कर दिया गया हो, ताकि अगर वो बीमार हैं तो बाकी तो महफूज रहें। मगर जब मुकम्मल वीडियो वायरल हुई और सामने आई तो हर बात की असल समझ आने लगी। दरअसल दोस्तों, शी जिनपिंग 10 साला दौरे इक़्तिदार में हज़ारों कम्युनिस्ट लीडर्स के साथ ऐसा कर चुके हैं। हालांकि शी जिनपिंग वो शख्स हैं जिनके ख़ानदान के साथ इनकलाबी लीडर माओ ज़ेतुंग ने यही सलूक रवा रखा था। आप हैरान होंगे कि इस तस्वीर में माओ का यूथ विंग जिस शख्स के गले में पोस्टर लटका कर तजलील कर रहा है, ये इन्हीं सदर शी जिनपिंग के वालिद हैं। इनके गले में जो प्ले कार्ड लटका हुआ है, इस पर लिखा है पार्टी के दुश्मनों का साथी। हमारे कल्चर में आप समझें कि उनको गद्दार डिक्लेयर कर दिया गया था माओ के यूथ विंग की तरफ से और माओ की तरफ से। चेयरमैन माओ चीन के इनकलाबी लीडर भी अपने मुखालफिन को तौहीन आमेज सलूक से गुजारा करते थे, बहुत तजलील करते थे जो उनके मुखालिफ होते थे उनकी। उन्होंने अपने ख्यालात की मुखालफत करने वालों को जेलों में डाल दिया था। शी जिनपिंग का ख़ानदान भी माओ की वफात तक जेल ही में रहा। लेकिन इससे भी हैरान कुन बात यह है कि जहां शी जिनपिंग के वालिद माओ के तरीक़ाकार के मुखालिफ थे, वहीं उनका बेटा बाप का फरमाबरदार होते हुए भी माओ के तरीक़ाकार को पसंद कर रहा था। मगर उस वक्त शी जिनपिंग बहुत नौजवान थे, वो अपनी मर्जी अप्लाई नहीं कर सकते थे। वैसे भी माओ के मरने के बाद उन्होंने आपस में सोच समझ के तय करके ये तरीक़ाकार ख़त्म कर दिया और उन्होंने किसी भी पार्टी रहनुमा की तजलील करना बंद कर दी। मगर अब शी जिनपिंग जब से इक़्तिदार में आए हैं, वो अपने एक एक ताकतवर मुखालिफ को ड्रामाई तरीके से बाहर निकाल चुके हैं। उन्होंने ये कैसे किया वो आपको दिखाएंगे, बताएंगे, लेकिन इससे पहले आप पूछिए कि आखिर वो कौन सा तरीका है जिसकी मदद से चीन इतना पावरफुल लीडर सेलेक्ट कर लेता है कि वो पूरे चीन में कोई उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। इतना ताकतवर लीडर कैसे चुना जाता है कि पूरी चीनी फौज भी उसके खिलाफ मार्शल लॉ लगाने का सोच भी नहीं सकती, जबकि वो खुद टॉप लीडर्स को अनन फनन जेल में भेज सकता है। और फिर यही निज़ाम चीन को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ताकत भी बनाए हुए है। तो ये सवाल तो बहुत ही अहम है कि वो चीनी निज़ाम क्या है। आइए हम उस निज़ाम को देखते हैं। चीन अपने पॉलिटिकल सिस्टम को सोशलिस्ट डेमोक्रेसी कहता है। पहले हम आपको इसे उसी शक्ल में बताते हैं जिसमें चीनी खुद इसे डिफाइन करते हैं, फिर इस पर थोड़ा सा तबसरा भी करेंगे। तो माय क्यूरियस फेलोज, दरअसल चीन वन पार्टी सिस्टम के तहत चल रहा है, यानी आईनी तौर पर चीन में सिर्फ एक ही सियासी जमात मुल्क को गवर्न कर सकती है। ये एक पार्टी, ये वन पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है और यही आईनी तौर पर इनकलाब के बाद से मुल्क को गवर्न कर रही है। मुख्तसरन इसे सीपीसी या बाज़ औक़ात सीसीपी यानी चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी भी कह देते हैं। तो ये दोनों इसके नाम हैं, सीपीसी और सीसीपी। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि चीन में कोई और पॉलिटिकल पार्टी मौजूद ही नहीं। मौजूद हैं, पूरी 8 ऑफिशियल एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज़ चीन में एग्जिस्ट करती हैं, जैसे कि चाइना ज़ीगोंग पार्टी, जुज़ेन सोसाइटी, पेजेंट्स एंड वर्कर्स डेमोक्रेटिक पार्टी, डेमोक्रेटिक लीग, एसोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, नेशनल डेमोक्रेटिक एसोसिएशन, ताइवान डेमोक्रेटिक लीग और लेफ्ट गोमिंग डैम। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया या किसी मगरबी मुल्क में हैं तो आपको लगेगा कि ये 8 जमातें शायद अपोजिशन इत्तेहाद हैं जो पॉलिसीज़ को चैलेंज करती हैं, मेन पॉलिसीज़ को सरकार की। नहीं, ऐसा चीन में नहीं होता। ये सब जमातें सिर्फ एडवाइजरी रोल अदा करती हैं, मुशावरत दे सकती हैं।
ये कायम ही इसलिए हैं कि उन्होंने कानूनी तौर पर चीन में ये तस्लीम कर रखा है कि वो सीपीसी की अथॉरिटी और लीडरशिप को मानती हैं। आपको मुख्तसरन बताएं कि ये जमातें 8 जमातें चीन में इनकलाब के ज़माने से कायम हैं, शुरू से यानी 1950 से। आपको इल्म है कि चीन में माओ का इनकलाब 1 अक्टूबर 1949 में आया था। उस वक्त कम्युनिस्ट चीन की बुनियाद रखी गई थी और नेशनलिस्ट शिकस्त खाकर ताइवान भाग गए थे, जो कि इस वक्त आपको पता है एक मुतराज़ा बहुत बड़ा एक जजीरा है। तो तब से ये 8 पार्टीज़ 8 सियासी जमातें चीन में एग्जिस्ट करती हैं। इसके बाद किसी सियासी जमात को कायम होने की इजाज़त ही नहीं दी गई। ये बहुत अहम बात है दोस्तों, ये आपके जहन में रहनी चाहिए, क्योंकि अगली बार जब कोई आपसे कहे कि चीन में 1 पार्टी रूल नहीं है, वहाँ तो 8 दूसरी सियासी जमातें भी हैं, तो आप उसे बिला झिझक कह सकते हैं कि वो तो सिर्फ एडवाइजरी रोल रखती हैं। इनमें से कोई भी कभी भी मौजूदा सेटअप में चीन को गवर्न करने का सोच भी नहीं सकती। वो बहुत थोड़ी तादाद में हर कमेटी में, हर कांग्रेस में होती हैं, लेकिन इतनी कम तादाद में कि वो फैसला कुन रोल अदा ही नहीं कर सकती। अच्छा, तो सवाल पैदा होता है कि अगर चीन में कोई अपोजिशन ही नहीं तो फिर वहाँ अपोजिशन कौन करता है, चेक कौन रखता है? जमहूरियत तो अपोजिशन के बगैर नामुकम्मल होती है, बल्कि हुकूमत भी। तो दोस्तों, चीन में अपोजिशन के लिए अलग से जमात नहीं है, बल्कि यहाँ पार्टी के अंदर यानी सीपीसी के अंदर ही मुख्तलिफ धड़े एक दूसरे की अपोजिशन करते हैं। लेकिन वो किस तरह से अपोजिशन करते हैं, कैसे कैंपेन करते हैं, कैसे ख्यालात को, आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं, ये सब कुछ एक राज है, खुफिया है। इतना खुफिया कि पार्टी के अंदर की बात बाहर बताना एक बहुत बड़ा जुर्म है। ऐसा करने वाले को उम्र कैद भी हो सकती है। सो अपोजिशन करने की अगर सीपीसी में रवायत है या ज़ाब्ते हैं तो वो सीक्रेट हैं और न जाने कब तक रहें, आज तक तो हैं। अच्छा, अपोजिशन तो सीक्रेट हो गई, मगर पार्टी के गैर एलानिया मुख्तलिफ धड़ों में से कौन लीडर बनेगा, पार्टी का सबसे बड़ा सरबराह यानी जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, ये कैसे चुना जाता है, ये समझने के लिए हम आपको पार्टी का स्ट्रक्चर बताते हैं। एक दफ़ा फिर दोस्तों अपने जहन में फ्रेश कर लें कि चीन में हुकूमत और सियासी जमात अमली तौर पर एक ही चीज़ है। यानी जो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का सीपीसी का सरबराह मतलब जनरल सेक्रेटरी होगा, वही मुल्क का सदर और फौज का सरबराह भी होगा। माओ ज़ेडुंग के ज़माने में कम्युनिस्ट पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा चेयरमैन था, इसीलिए अक्सर आप माओ का नाम चेयरमैन माओ सुनते होंगे या सिर्फ चेयरमैन कह दिया जाता है। मगर फिर उनकी मौत के बाद थोड़े ही अरसे बाद पार्टी ने ये ओहदा ख़त्म करके जनरल सेक्रेटरी के ओहदे को ही पार्टी का सबसे बड़ा ओहदा बना दिया। सो अब आला तरीन ओहदे पर किस पार्टी मेंबर को सिलेक्ट करना है, इसे समझने के लिए सीपीसी को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं। आप इसे एक पिरामिड, एक त्रिकोण की शक्ल में समझें। चीन का कोई भी शहरी दोस्तों कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बन सकता है अगर वो अच्छा पढ़ा लिखा है तो। जी हाँ दोस्तों, पार्टी मेंबर बनने के लिए उसे एक सख्त इम्तिहान से गुजारा जाता है, जो कि एक अच्छा खासा तालीम याफ्ता शख्स ही वो इम्तिहान पास कर सकता है। आप यूँ समझें कि जैसे हमारे मुल्क में गवर्नेंस का हिस्सा बनने के लिए, सरकारी अफसर लगने के लिए सिविल सर्विस का इम्तिहान बुनियादी ज़रूरत है, एक बुनियादी चीज़ है, तो बिल्कुल इसी दर्जे का इम्तिहान कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनने के लिए भी ज़रूरी होता है। वैसे ये सिस्टम चीन में 1000 साल से जारी है, पहले से जारी है। कोई चीनी उस वक्त तक किसी सरकारी ओहदे पर नहीं आ सकता जब तक उसने सिविल सर्विस का इम्तिहान पास ना किया हो। ये शर्त सदियों से चीन में इतनी सख्त है कि बादशाह के बेटे से लेकर फ़कीर तक हर एक को ये इम्तिहान पास करके ही आना पड़ता है। तो अब यही सिस्टम चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर बनने के लिए भी लाजमी है, यानी पार्टी के मेंबर बनने के लिए इतना सख्त इम्तिहान वहाँ देना पड़ता है। इसके लिए 5 घंटे का एक इम्तिहान होता है, जिसमें लॉजिक, मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और बातचीत करने की सलाहियत, कम्युनिकेशन स्किल्स को परखा जाता है, इनका टेस्ट लिया जाता है। जब भी पार्टी को नए मेंबर्स भर्ती करने होते हैं, वो इम्तिहान की तारीख दे देती है और पास होने वालों को मेंबर बना लिया जाता है। लेकिन ये सिर्फ पहले दर्जे के मेंबर्स होते हैं। यही वजह है कि इस दर्जे के मेंबर्स चीन में बहुत ज़्यादा हैं। पूरे चीन में सीपीसी के कम्युनिस्ट पार्टी के कुल मेंबर्स की तादाद 9 करोड़ 70 लाख के करीब है, 97 मिलियन प्लस। इस तरह कम्युनिस्ट पार्टी मेंबर्स की तादाद के लिहाज से अगर हम देखें तो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जमात बन जाती है। वैसे आपको बताएं कि पहले नंबर पर इंडिया की बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी, जिसके 2 साल पहले तक 18 करोड़ 180 मिलियन मेंबर्स थे। सीपीसी में ख़वातीन मेंबर्स की तादाद बहुत ही थोड़ी है, तकरीबन 1/3 या इससे भी थोड़ी कम।
तो खैर ये करोड़ों पार्टी मेंबर्स जो इम्तिहान पास कर चुके होते हैं, ये पूरे चीन में किसी भी सरकारी और पार्टी ओहदे के अहल हो जाते हैं। यहाँ से अगला दर्जा नेशनल काउंसिल के डेलीगेट्स का होता है, जिन्हें हर 5 साल बाद वोटिंग के लिए जाना होता है। इसके लिए इन करोड़ों मेंबर्स में से सिर्फ 2300 के करीब ये होते हैं जिन्हें सेलेक्ट किया जाता है। ये कैसे सेलेक्ट होते हैं, ये भी एक राज है, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी बंद दरवाजों के पीछे ये फैसले करती है। इसमें पार्टी के सीनियर लीडर्स अहम तरीन किरदार अदा करते हैं। ये 2300 लोग बेहद अहम इसलिए होते हैं कि यही नेशनल कांग्रेस के डेलीगेट्स बनते हैं। हर 5 साल बाद जो पार्टी कांग्रेस होती है, जिसकी एक कहानी हम आपको शुरू में दिखा चुके हैं, उसमें यही 2300 के करीब मुंतखब पार्टी मेंबर्स शिरकत करते हैं और फैसले करते हैं। इनके सिलेक्शन का क्राइटेरिया तो नहीं मालूम, लेकिन इन्हें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से लिया जाता है। यानी इंटेलेक्चुअल्स में से कुछ लोग होंगे, कुछ उसातिज़ा में से होंगे, कुछ शोबिस से, कुछ स्पोर्ट्स से, कुछ एंटरप्रेन्योर्स होंगे, और इसी तरह दीगर फील्ड्स से एक एक 2-2 बंदे लिए जाएंगे। इन सेलेक्टेड 2300 डेलीगेट्स को हर 5 साल बाद द ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में भेजा जाता है। 2 स्टेप्स हो गए दोस्तों, ये मेन मेंबर और उसके बाद अभी सिलेक्शन के लिए बात बता रहे हैं, जनरल सेक्रेटरी वाला जो प्रोसेस है। ये दो स्टेप में आपने देख लिया किस तरह से सिलेक्ट होते हैं लोग। तीसरे स्टेप में इन्हीं 2300 लोगों में से वोटिंग के जरिए 380 के करीब सेंट्रल कमेटी के मेंबर्स मुंतखब कर लिए जाते हैं। इन्हें कैसे और किन बुनियादों पर मुंतखब किया जाता है, ये भी एक ओपन फार्मूला नहीं है। इसमें भी पार्टी सरबराह और सीनियर्स का बहुत ज़्यादा अमल दखल होता है। चौथे स्टेप में इसी सेंट्रल कमेटी में से 25 या 30 के करीब मेंबर्स का इंतखाब किया जाता है। ये सबसे ताकतवर और सबसे अहम लोग होते हैं जिन्होंने दरअसल मुल्क के अहम तरीन शोबों को चलाना होता है। आप समझें कि ये मिनिस्टर्स या हेड ऑफ प्रोजेक्ट्स बनते हैं। इन 25 लोगों की कमेटी को पॉलिट ब्यूरो कहते हैं। वीडियो के शुरू में साबिक सदर हो जिनताओ जिस रेड फाइल को पढ़ना चाह रहे थे, उसमें इन्हीं पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स के नाम लिखे हुए थे। अच्छा, अब इन पॉलिट ब्यूरोज में से 5वें स्टेप के तौर पर एक बार फिर 7 या 9 अफराद की एक स्टैंडिंग कमेटी चुनी जाती है। ये टीम दरअसल पार्टी जनरल सेक्रेटरी के हाथ और पांव होते हैं। अब आप पूछेंगे जनरल सेक्रेटरी कहाँ से आ गए, वो तो अभी सिलेक्ट ही नहीं हुए। जी हाँ दोस्तों, सिलेक्ट हो चुके हैं। इन्हीं स्टैंडिंग कमेटी के 7 या 9 मेंबर्स में से एक जनरल सेक्रेटरी होता है। अब इन थ्योरी तो वो फर्स्ट अमंग इक्वल होता है, यानी सबके बराबर ही होता है, लेकिन असल में वो सबका बॉस होता है। सारी ताकत उसी के हाथ में होती है। उसे भी वही स्पेशल डेलीगेट्स पैरामिड के दूसरे नंबर वाले मेंबर्स जो थे, सबसे ज़्यादा जो मेंबर्स 2300 के स्टेप में थे, वो मुंतखब करते हैं। जब वो पॉलिट ब्यूरो के मेंबर्स मुंतखब करते हैं तो उसी वक्त इसका भी वोट दिया जाता है जनरल सेक्रेटरी का। जब जनरल सेक्रेटरी सेलेक्ट हो जाता है, पार्टी कांग्रेस ख़त्म हो जाती है, तो अगले साल होने वाली नेशनल कांग्रेस में चीन का नया सदर भी चुना जाता है। नेशनल कांग्रेस एक अलग मीटिंग होती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसमें कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही नाम भेजा जाता है जो सीपीसी का जनरल सेक्रेटरी होता है। नेशनल कांग्रेस के पास इस एक शख्स को कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं होता, यानी ये एक रबर स्टैम्प बॉडी है। ये तो हो गई वो बात जो सामने है, ऑन पेपर है। अब इस पे दोस्तों थोड़ा सा तबसरा भी कर लेते हैं। माय क्यूरियस फेलोज, आप इस पिरामिड को देखें तो लगता है कि इसमें फ़िल्टर होकर, इम्तिहानों और मुश्किलात से गुजर कर ऊपर तक एक प्योर और सबसे काबिल शख्स आता है। लेकिन दरअसल होता इसके उलट है। जनरल सेक्रेटरी बंद दरवाज़ों के पीछे डील्स करके पॉलिट ब्यूरो के 25 या 30 नाम पहले से सिलेक्ट कर चुका होता है, ऐसे नाम जो उसके वफादार हों। ये पॉलिट ब्यूरोज अपने असर और रसूख से नीचे की सेंट्रल कमेटी को कामयाब करवाने के लिए लॉबिंग और पार्टी कांग्रेस से पहले ही जो कुछ करना होता है वो कर चुके होते हैं। इसी तरह सेंट्रल कमेटी के लोग पार्टी कांग्रेस से बहुत पहले देखभाल करके वो 2300 लोग सेलेक्ट कर चुके होते हैं जो उनकी मर्जी के लोगों को वोट करेंगे। और ऐसे ही दोस्तों सीनियर पार्टी मेंबर्स अपने अपने इलाकों में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने हामियों को ज़्यादा से ज़्यादा भर्ती करते हैं और मुखालिफ धड़े के लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं। सो ये सिस्टम नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे काम कर रहा होता है। वैसे आपको बताएं कि सीपीसी में ऐसा भी होता है कि मुख्तलिफ फील्ड से नामवर और कामयाब लोगों को पार्टी जो है बग़ैर इम्तिहान से गुजारे भी मेंबर बना लेती है। बस इसके लिए इतना ज़रूरी होता है कि उस शहर में सीपीसी चीफ और सीनियर मेंबर्स सब इस बात पर इत्तेफाक करें कि उसे मेंबर बनाना चाहिए। सो ये वो सिस्टम है दोस्तों जिससे दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर इंसान मुंतखब होता है, चीनी सीपीसी जनरल सेक्रेटरी, चाइनीज़ सदर।
दुनिया को ग्रेट हॉल ऑफ पीपल में 6 दिन का जो शो दिखाया जाता है वो इतना मुनज़्ज़म होता है कि कौन कहाँ से दाखिल होगा, कौन क्या पहनेगा, कौन सा मशरूब किस वक्त पेश होगा, ड्रिंक्स या चाय किस तरह सर्व की जाएगी, किस दरवाजे से कब कौन दाखिल होगा और कब किस दरवाजे से निकलेगा, कौन कहाँ बैठेगा, कहाँ तालियां बजाई जाएंगी, हाँ कहने के लिए कौन सा हाथ कितना उठाया जाएगा, कब कौन क्या बात करेगा, जवाब में कौन क्या कहेगा। गर्ज इतनी बारीक तरीन तफसीलात इस कौंसल की, इस कांग्रेस की तय होती हैं कि दुनिया में शायद ही किसी और तंजीम के इजलास में ऐसा फिक्स्ड और इतना मुनज़्ज़म प्रोसीजर कभी होता है। यही वजह है कि हर 5 साल बाद चीन के मुस्तकबिल के अहम तरीन फैसले करने वाली इस कांग्रेस में एक भी आवाज़ मुखालफत में नहीं आती। हर करारदाद या फैसले के लिए जब वोटिंग शुरू होती है तो तमाम की तमाम कांग्रेस एक एक मेंबर एक हाथ आधा उठाकर यस हाँ कहता है। फिर एक स्पेशल मेंबर बुलंद आवाज़ से बोलता है कि हाँ इस वाले सेक्शन में इस तरफ बैठे लोगों ने सब ने कबूल कर लिया, मुकम्मल हो गया। आपको बताएं दोस्तों कि पार्टी कांग्रेस में कोई मुखालिफ आवाज़ इसलिए सुनाई नहीं देती कि तमाम की तमाम वर्किंग बंद दरवाज़ों के पीछे खुफिया तौर पर पहले ही तय हो चुकी होती है। कैसे होती है ये दुनिया को नहीं बताया जाता। यहाँ तक कि जब स्पेशल डेलीगेट्स के वोट्स काउंट होते हैं उसके बाद एक जनरल सेक्रेटरी मुंतखब होता है, पॉलिट ब्यूरो मुंतखब होती है, उसको पास किया जाता है, मुंतखब पहले होती है, पास बाद में किया जाता है। तो उसके बारे में ये भी नहीं बताया जाता कि किसने किसको कितने वोट दिए हैं, जनरल सेक्रेटरी जो बना है ये कितने वोट से बना है। बस रिजल्ट बताया जाता है और काम ख़त्म। ये रिजल्ट भी मीडिया के लिए होता है। पार्टी पहले से जान चुकी होती है कि जनरल सेक्रेटरी कौन होगा, बस इंतज़ार होता है कि जनरल सेक्रेटरी अपनी पॉलिट ब्यूरो में किसे मुंतखब करता है, क्योंकि उसे इंतखाब के बाद फिर कांग्रेस से मंजूरी भी लेना होती है, अब जो कि एक रस्मी चीज़ है। अब जितना ताकतवर और मजबूत जनरल सेक्रेटरी होगा वो उतनी ही अपनी मर्जी की टीम पास करवा लेता है। जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग इतने मजबूत हैं कि 2012 से 22 तक 10 साल वही मुल्क के सबसे बड़े ओहदे सदर पर फायज थे, वही सबसे बाख्तियार सीट जनरल सेक्रेटरी पर बैठे थे और वही चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन भी थे। अब भी यही तीनों पोजीशन उनके पास हैं। चीन में चेयरमैन सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मतलब है फौज का ताकतवर सरबराह। हमारे सदर की तरह रस्मी फौज का सबसे बड़ा ओहदेदार नहीं, बल्कि अमलन बाख्तियार सदर कि ऐसा सदर जिसके दफ्तर को फौज के इदारे रिपोर्ट करते हैं वो चीनी सदर और जनरल सेक्रेटरी होता है। आपको यहाँ एक और दिलचस्प बात बताते हैं। चीन के दुश्मनों की ख्वाहिश रहती है कि चीन में मार्शल लॉ लग जाए। मगरबी दुनिया में और अभी चंद हफ्ते पहले पार्टी कांग्रेस से कुछ दिन पहले भारत में भी ऐसी अफवाहें फैल गईं कि चीन में मार्शल लॉ लग गया है। भारतीय न्यूज़ मीडिया का एक ख़ास सेक्शन ऐसी खबरें चला कर हलकान हुए जा रहा था कि सदर शी जिनपिंग का तख्ता उलट दिया गया है, फौज ने चीन पर कब्जा कर लिया है। जबकि हम आपको अभी दिखाते हैं कि चीनी फौज का स्ट्रक्चर ऐसा है ही नहीं कि वो मार्शल लॉ लगा सके। लेकिन इससे पहले दोस्तों ये सुन लें कि चीन में मार्शल लॉ की ये अफवाहें क्यों फैली थी बाकी मुल्कों में। हुआ ये था माइक्यूरस फेलोज के इसी साल 15 और 16 सितंबर को SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी शंघाई ताउन तंजीम का इजलास उज़्बेकिस्तान में हुआ। ये वही इजलास है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर प्यूटन की मुलाकात ने पाकिस्तान में काफ़ी हेडलाइंस बनाई थी और जमातों में काफ़ी आपस में इस पर एक्सचेंज हुए थे जुमले। तो खैर इस इजलास के बाद हर मुल्क का सरबराह वापस अपने अपने मुल्क चला गया, लेकिन चीनी सदर कहीं गायब हो गए। अब इसमें अहम बात यह थी कि वो 1000 दिन से 1000 डेज से तकरीबन 3 साल से किसी गैर मुल्की दौरे पर फॉरेन विजिट पर नहीं गए थे। उनके राइवल्स अमेरिका और भारत ऐसा प्रोपेगेंडा करते थे कि शी जिनपिंग चीन से बाहर किसी भी फॉरेन विजिट पर इसलिए नहीं जा रहे कि जैसे ही वो मुल्क से निकलेंगे पीछे से फौज मार्शल लॉ लगा देगी। इस शक को और भी तकवीत फिर ज़ाहिर उस वक्त मिली जब शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के इजलास ख़त्म होने के बाद यानी 16 सितंबर के बाद से शी जिनपिंग की कोई वीडियो, ऑडियो या तस्वीर सामने नहीं आई। उनकी कोई एक्टिविटी भी रिपोर्ट नहीं हो रही थी सरकारी टेलीविज़न पर और अखबारात पर। एक ऐसा लीडर जो स्कूल के निसाब से लेकर कॉन्स्टिट्यूशन तक में, आइन में भी अपना नाम और अकवाल शामिल कर चुका हो, जिसकी इमेज बिल्डिंग के लिए पूरा एक महकमा काम कर रहा हो, तो ऐसे शख्स की कोई भी खबर ना आना, हफ्ते से ऊपर हो जाना एक हैरानकुन बात थी। तो खैर जब वो कई दिन तक मंजर-ए-आम पर नहीं आए तो इंटरनेशनल मीडिया और इंडियन मीडिया के ज़ाहिर एक ख़ास सेक्शन ने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि चीन में मार्शल लॉ लग चुका है। कुछ ऐसी वीडियोस भी चलाई गई जिनमें चाइनीज़ मिलिट्री ट्रक और गाड़ियां दौड़ती भागती हुई सड़कों पर नज़र आ रही थीं।
लेकिन ये प्रोपेगेंडा दोस्तों सारे का सारा मार्शल का 30 सितंबर को दम तोड़ गया, 13 सितंबर को, जब उनकी एक वीडियो जारी हुई जिसमें वो एक ऐसी चाइनीज़ एग्जीबिशन में थे जो उन्हीं के 10 साला दौर की कामयाबियां दिखाने के लिए मुनक्किद की गई थी। तो ये थी मार्शल की अफवाहों के पीछे की दोस्तों कहानी। अब आते हैं उस सवाल की तरफ कि चीन में कोई जनरल या ऑफिसर्स का एक ग्रुप मार्शल क्यों नहीं लगा सकता। अभी बुर्किना फासो में तो एक कैप्टन ने मार्शल लगा दिया है। दोस्तों चीन में इसकी बहुत सादा सी वजह है कि चीनी फौज यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी का सिस्टम ही ऐसा बनाया गया है कि उसे एक जनरल डायरेक्टली कमान ही नहीं कर रहा होता। चीनी फौज को एक कमीशन लीड करता है जिसका चेयरमैन कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी होता है। आज के हिसाब से देखें तो शी जिनपिंग फौज के सरबराह हैं। उनके नीचे 2 वाइस चेयरमैन होते हैं, 2 एक नहीं 2, जो जनरल रैंक के ऑफिसर्स होते हैं। उनके साथ फिर उनके भी नीचे 4 और 3 स्टार जनरल्स होते हैं जो ग्राउंड फोर्सेस, इक्विपमेंट, डेवलपमेंट और डिसिप्लिन वगैरह के इंचार्ज होते हैं। ये मिलकर एक मिलिट्री कमीशन बनता है जिसका चेयरमैन पार्टी जनरल सेक्रेटरी होता है, यानी चीन का सदर नहीं, पार्टी का जनरल सेक्रेटरी फौज का सरबराह होता है। इस कमीशन के तमाम मेंबर्स कोई जनरल या फौज का इदारा मुंतखब नहीं करता, बल्कि तमाम अपॉइंटमेंट्स पार्टी जनरल सेक्रेटरी, सीपीसी का जनरल सेक्रेटरी शी जिनपिंग इस वक्त तो वो हैं, वो खुद करते हैं और जब चाहे वो किसी को निकाल भी सकते हैं और वो निकालते भी हैं। अभी आपको मिसाल देते हैं, जब 2012 में 2012 में शी जिनपिंग पहली बार जनरल सेक्रेटरी बने तो उन्होंने पार्टी और मुल्क से करप्शन ख़त्म करने के लिए बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन शुरू किया था, एंटी करप्शन ऑपरेशन। 47 लाख लोगों को, 4.7 मिलियन अफराद को एंटी करप्शन कैंपेन में सख्त स्क्रूटनी से गुजारा गया। उनमें से 1 लाख के करीब लोगों को मुजरिम भी ठहराया गया और सख्त सजाएं भी दी गईं। उस वक्त जब ये कैंपेन चल रही थी तो फौज के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर शो काई हो का कोर्ट मार्शल उन्होंने कर दिया था। शो काई हो को महीनों तक हाउस अरेस्ट रखा गया और तफ्तीश की गई। वैसे अपनी सज़ा के अगले बरस जनरल शो काई हो 2015 में उनको कैंसर डायग्नोज हो गया और वो इसी दौरान चल बसे। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़ायद दीगर भी सीनियर तरीन फौजी अफसरान थे, जनरल्स थे, जिनको सज़ाएं दी गई। लेकिन शो काई हो चीनी इनकलाब के बाद करप्शन की सज़ा पाने वाले सबसे बड़े अफसर थे। इस कैंपेन के दौरान शी जिनपिंग पर इल्ज़ाम लगा कि वो करप्ट लोगों को निकालने के साथ साथ अपने राइवल्स को भी ख़त्म करते जा रहे हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम, उन्हीं की तरह उनके राइवल्स में से जिनको इन्होंने ख़त्म किया, सबसे बड़ा नाम मशहूर और ताकतवर कम्युनिस्ट लीडर बोजीलाई का था। ये भी शी जिनपिंग की तरह माओ के करीबी इनकलाबी साथी के बेटे थे। शी की तरह उन्हें भी प्रिंस कहा जाता था, जैसे कि इनकलाब के सीनियर लीडर्स के बच्चों को चाइना में जो सियासी गेम में शामिल है उनको प्रिंसलिंग्स कहा जाता है, तो वो भी प्रिंस थे। फिर उनकी करिश्माती शख्सियत नौजवानों में बहुत मकबूल थी। वो दिखने में भी शी जिनपिंग से बहुत ज़्यादा हैंडसम, वजी लगते थे और पॉलिट ब्यूरो में भी यानी टॉप सियासी पोजीशन में भी शी के राइवल थे। चीन में उन्हें आम तौर पर नेक्स्ट जनरल सेक्रेटरी समझा जाता था, उन्हें पीपल्स लीडर समझा जाता था क्योंकि वो लोगों में बहुत घुलते मिलते थे। मगर एक ड्रामाई कहानी हुई कि पहले उनकी बीवी को, बोजीलाई की बीवी को एक बरतानवी बिजनेसमैन के कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा गया और फिर उन्हें भी मिलियंस ऑफ डॉलर्स की करप्शन के इल्ज़ाम में नाअहल करके ताहयात फॉर लाइफ जेल में डाल दिया गया। वैसे ये केस दोस्तों दुनिया का सबसे दिलचस्प और सनसनीखेज केस था। इसकी कहानी इतनी ज़बरदस्त है कि ऑर्थर कॉनन डॉयल, जिन्होंने शर्लक होम्स लिखी, डैन ब्राउन और स्टीफन किंग भी क्या ही लिखते होंगे। इस कहानी में गैंग्स हैं, माफियाज से बोजीलाई की लड़ाई है, जलावतनी है, इन्हें पार्टी से निकालने की कोशिश है, इन्हें दूर दराज ख़तरनाक इलाकों में भेजने की कोशिश है, वहाँ इनका सर्वाइवल है, अमरीकी सफारतखानों में कुछ कातिलों का छुपना है, इनके खिलाफ गवाहियाँ हैं और ऐसे ऐसे मोड़ हैं और ऐसे ऐसे सरप्राइजेज़ हैं कि कोई खुद से सोच कर लिखने बैठे तो भी इतने एंगल और इतने मोड़ और इतना सस्पेंस नहीं सोच सकता जितना इस असली कहानी में था। तो खैर दोस्तों, हो सकता है कि नाअहल किए जाने वाले बोजीलाई वाकई करप्ट हों, हो सकता है बेगुनाह हों, लेकिन आप जानते हैं कि लोगों की नज़र में परसेप्शन अहम होता है, हकीकत नहीं। तो शी जिनपिंग की एंटी करप्शन मुहिम और होजनताओ को मीटिंग से निकाल देने के वाक़े के पीछे ये तासुर कायम है कि उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हर उस शख्स को पार्टी से निकाला जो उनकी ताकत को या उनके फैसलों को या उनकी पोजीशन को चैलेंज करने की सलाहियत रखता था। 2012 से अब तक जो भी हुआ उसने शी जिनपिंग को चीन का एक ऐसा लीडर बना दिया है जिसने रोड एंड बेल्ट का सुपर पावर प्रोजेक्ट आगे बढ़ाया है,
जिसका सीपैक भी एक हिस्सा है, जिसने अपने तमाम पॉसिबल राइवल्स को मैदान से आउट कर दिया है और आज वो माओ जेडोंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर लीडर हैं। किसी ने चीन पर 15 साल हुकूमत नहीं की माओ के बाद, लेकिन शी जिनपिंग 10 साल मुकम्मल करने के बाद अगले 5 साल के लिए भी अपनी सीट और टीम पक्की कर चुके हैं। चीन में 2 दफ़ा से ज़ायद सदर ना बनने की शर्त भी उन्होंने ख़त्म कर दी है। जनरल सेक्रेटरी की 2 टर्म्स एक रवायत थी, वो कोई कानून तो था नहीं, जिसे उन्होंने 20वीं पार्टी कांग्रेस में अमलन मुस्तरद कर दिया और इस वक्त 3rd टाइम जनरल सेक्रेटरी वो हैं। उम्र की हद उनको रोक सकती थी, एज लिमिट, उन्होंने अपने ही दौर में पिछले कुछ सालों में वो हद भी ख़त्म करवा दी। सो अब वो कानूनी तौर पर जब तक चाहें चीन पर हुकूमत कर सकते हैं। इंटरनेशनल मैगजीन्स में, अखबारात में लिखा जा रहा है कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी ने शी जिनपिंग को कभी ना ख़त्म होने वाली ताकत सौंप दी है, यानी वो एक डिक्टेटर किस्म के लीडर बन चुके हैं जो खुद जब तक चाहेंगे इक़्तिदार में रहेंगे। मगरबी दुनिया जो रूस के यूक्रेन पर हमले से परेशान है, उन्हें शी जिनपिंग पार्टी जनरल सेक्रेटरी के कुछ ऐसे बयानात और भी परेशान कर रहे हैं जिनमें वो चीन को एक करने की, यूनाइट करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि जब कोई चीनी लीडर ये बात करता है कि मैं चीन को एक करूंगा, तो उसका मतलब होता है कि वो ताइवान को चीन में शामिल कर लेगा। रूस के यूक्रेन पर हमले और कई इलाकों पर कामयाब कब्जे के बाद ऐसा लग रहा है कि शी जिनपिंग ये इशारा ख्वामख्वाह नहीं दे रहे। फिर उन्होंने जितनी पावर अब अपने ओहदे में जमा कर ली है, इसके बाद पार्टी में उन्हें रोकेगा कौन? यही वजह है कि अमेरिका और नेटो की तो दोस्तों बाकायदा नींदें उड़ चुकी हैं शी जिनपिंग के अगले 5 साला मंसूबों और तीसरी आलमी जंग जो कि अब दस्तक दे रही है, उस पर हम अगले वीलॉग्स में बात करेंगे। ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये सिलसिला भी जारी है। दोस्तों, दुनिया में अमेरिका की सोल सुपर पावर पोजीशन फिलहाल लरज़ रही है, जिसकी वजह चीन और रूस का कुछ मामलात पर मुश्तरका एग्रेसिव लाहे अमल है। ख़ास तौर पर रूस के यूक्रेन पर हमले और कब्जे ने अमेरिका और मगरिब की कमज़ोरियों को खोल कर दुनिया के सामने रख दिया है। इस पर आप हमारे वीलॉग्स जो कि जारी हैं यहाँ सिलसिलेवार देख सकते हैं। यहाँ देखिए रूस, अमेरिका और चीन, इनकी सुपर पावर ग्रेड गेम क्या है, और यहाँ जानिए हम सियासी लड़ाइयों में, दोस्तों में आपे से बाहर क्यों हो जाते हैं, गिरेबान तक क्यों आ जाते हैं।